तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो लाइक और आगे कर दो शेयर, जिससे कि सभी लोगों को मिल जाए इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चन लगातार बार बार, और वो सब आनंद उठाएं और इसको आनंदमय तरीके से एंजॉय कर पाएँ। तो चलो बिना देरी करते हैं शुरुआत। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं पढ़ाता हूँ आपको मैथमेटिक्स, और आज के सेशन में बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे और रखते हैं पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बिना किसी देरी के। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, उम्मीद करते हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। प्रश्न कुछ इस तरह से आपके सामने लिखा है कि गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। पहला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो पेडागॉजी से है, क्योंकि आप जानते हैं जब मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे आप रीट के करें, चाहे सीटेट के लिए करें, चाहे आप एमपीटेट के लिए करें, आपको पेडागॉजी आना तय है। तो पेडागॉजी के ही सेशन की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। अध्यापक के सीखने वालों के प्रतिदिन का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित के निष्पादन पर असर करती है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। तो देखते हैं आपका जवाब यहाँ पर हमें क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब बहुत तेज़ी से मिलने शुरू हो जाएंगे और देखेंगे कि क्या आपके जवाब यहाँ मिलते हैं। ओके, शुरू करते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न आपके सामने रख दिया है मैंने कि गणित के संबंध में क्या सही नहीं है। देखिए, आप ऐसे सवालों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्या सही नहीं है। आई एम नॉट आस्किंग क्या सही है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं कि आप नहीं को भूल जाते हैं। तो आपको नहीं को नहीं भूलना है, नहीं को विशेष तरह से याद रखना है और शुरुआत करना है। तो चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। आपका प्रश्न, हमारे सवाल आपके पास पहुंच चुके हैं। प्रश्नों के माध्यम से तो उत्तर देना आपकी जिम्मेदारी है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ओके ओके, तो भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं शुरुआत हुई है, लेकिन जवाब की बात थोड़ी सी इंतज़ार में है। और इंतज़ार तो इंतज़ार है, सवालों का मतलब आपका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। क्या मिलेगा जवाब, वही तो देखना है साहब। ओके, तो यहाँ पर जवाब मिल रहा है सी। बहुत बढ़िया। देखिए, याद रखिएगा सवाल का जवाब सी नहीं होगा देव। सही जवाब क्या है, गणित के अधिगम के संबंध में क्या सही नहीं है। देखिए, अध्यापक के सीखने वाले के प्रति दिन का अधिगम, यानी अध्यापक जो सिखाता है वो प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होता है, उसका प्रभावशील असर होता है। एक सही बात है, इट्स ट्रू। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों की जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है वो गणित के निष्पादन पर असर डालती है, बिल्कुल। क्योंकि बच्चा अगर छोटे वर्ग से है, उसको इलिटरेट वर्ग से है, तो उसको प्रॉब्लम होती है। और विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देश, बिल्कुल सही बात है, जो विद्यालय में आप निर्देश पढ़ाते हो, जो भाषा गणित की पढ़ाते हो, वो बच्चों के प्रदर्शन पर असर डालती है। लेकिन गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक है। द इमेजिन ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स नेचुरल इज नॉट पॉसिबल। नेचुरल किसी भी बच्चे की मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिस के थ्रू ये आता है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। एक और सवाल, बहुत सिंपल सवाल है, चाहूँगा जवाब मिले आप लोगों का। यदि x बराबर 1/2 है तो x प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/x किसके बराबर है। ऑप्शन आपके सामने, और ऐसे प्रश्नों को तो बड़ी आसानी से आप कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं यहीं पर, अगर आप इस प्रश्न को करना चाहें तो यू कैन ईजिली मैनेज दिस क्वेश्चन। कैसे करते हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो x का वैल्यू आपके सामने लिखा है, तो मैं इसकी जगह x की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ 1/2। जब इस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो मैं इस वाले को पकड़ता हूँ यहाँ से पहले, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/1, ये हो जाएगा ना 1 प्लस 2/1। तो 2 और 1 3 हो गया। तो इस पूरे का मान कितना हो गया 3। अब मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से ऐसे, तो ये क्या बना, ये बना 1 प्लस 1/3, ये तो हुआ। अब इसको देखिए 3 एकम 3 और 4/3, यानी इसका पूरे का वैल्यू कितना हो गया 4/3। तो x प्लस 1/4/3, 3 ऊपर चला गया, तो क्या बना, आपने कहा x प्लस 3/4, और x का वैल्यू कितना है 1/2। तो बस हमने 1/2 पुट कर दिया यहाँ पर। तो 1/2 प्लस 3/4, एलसीएम आया 4, 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर 5/4। तो क्या आंसर आना चाहिए,
इट शुड बी 5/4। समझ में आया है? तो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, बैक हैंड से सॉल्व करते हैं, हम फ्रंट हैंड से सवाल सॉल्व नहीं होते। वी ऑलवेज एम्फेसिस विद द बैक हैंड, यानी हम बैक हैंड से चलते हैं और सवाल की हम बात करते हैं। ओके, क्लियर? तो बैक हैंड से हम इसको सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर नाउ? बात समझ में आ गई? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो नहीं? डन, बढ़िया। तो आगे बढ़ें। सभी लोगों ने कहा ओके, गुड इवनिंग आकांक्षा, कैसी हैं आप? तो एक और सवाल लिया जाए। ओके, वन मोर क्वेश्चन। 17वां सवाल है, सेंटीमीटर में वह संभव बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर और 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सकता है। इन सेंटीमीटर विच इज द मैक्सिमम लेंथ which can be used to measure 495 centimeter, 900 centimeter and 1665 centimeter exactly। तो exactly का जवाब आपको देना था और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब exactly देंगे। That is what? 25.0, 35.0, 45, 450.0 या 15.0। These are the points value also। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। Let's see what will be your right answer। उम्मीद है आपका जवाब बहुत अच्छे से मिलेगा मुझे और आप गलती नहीं करेंगे। डी 15, चलो देख लेते हैं। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, यानी पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में आखिर पूछ क्या रहा है आपसे। तो वह संभव लंबाई जो इन तीनों को काट दे, तो आप कहेंगे 495, 900 और 1665 का HCF। भाई HCF ही तो होगा जो एक कॉमन वैल्यू जो तीनों को काट देगी। तो HCF निकालने के दो तरीके आपके सामने हैं। तरीका नंबर 1 क्या है, आप इनके फैक्टर कर लो। अब चलो पहले फैक्टर बता देता हूँ। 495, 900 और 1665। अगर मैं 495 के करता हूँ तो फैक्टर क्या आएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11। अगर मैं 900 के करता हूँ तो 2 से होगा 450, फिर आया 2, हाँ 250, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। अब 1665 के फैक्टर कर लेते हैं। व्हाट इज इट? आपने कहा सर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 37। दीज आर द फैक्टर्स। आपने फैक्टर कर लिए। अब कॉमन वैल्यू चूज कर लो। देखो 3 3 5 इसमें भी, 3 3 5 इसमें, 3 3 5 इसमें, तो 3 गुणा 3 गुणा 5 दैट इज 45 इज द राइट आंसर। तरीका नंबर 1 यह है फैक्टराइजेशन मेथड। एक डिवीजन मेथड भी है, उसको कैसे करते हैं? आपने कहा 1665 में आप 900 का डिवाइड कर लो स्टार्टिंग में, तो 900 एकम 900 आपने यहाँ लिख दिया। कितना बचा? आपने कहा 5, 6 और 7। अब इसमें डिवाइड कर दो 900 में, कितना हुआ? एक बार 765। कितना बचा? आपने कहा 5 और 9 में से 6 गया 3 और 8 में से 135। अब 135 में 765 में डिवाइड कर दो तो कितना जाएगा? 13 पंजे 65, 13 पंजे 78, 5 बार, तो 5 पंजे 25, 5 दिया 15 और 2 17, 5 एकम 5 और 1 6। 5 में से 5 गया 0, 16 में से 7 गए 9। अब क्या करें? तो 90 में इधर लिख देता हूँ मैं। अब 90 का डिवाइड 135 में कर दो। 90 एकम 90, कितना बचा? 45। 45 आया तो 90 का में डिवाइड कर दो, दैट इज 20। यानी इन दोनों का HCF कितना हुआ लास्ट में? 45। अब 45 और 945 का निकाल दो, तो 495 में 45 का आप निकालेंगे तो पूरा कट देगा ये। एक बार 45 बचा, 1 4 5, एक बार 45, तो यानी 45 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? तो आप जैसे चाहें, आप या तो डिवीजन मेथड से कर सकते हैं या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, आंसर विल बी 45.0। क्लियर है? एक और सवाल। चलो, एक आदमी एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है, तो 7 आदमी मिलकर इसे के 7 गुने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत सिंपल सवाल है। एक आदमी एक काम को 1 दिन में पूरा करता है, तो 7 आदमी हैं और इससे 7 गुना 7 काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत सिंपल सवाल है। A man complete a work in 1 day if in time, then 7 men together will complete 7 times of this work in what days? आंसर आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने। और
लेट्स सी। ओके, ए, बहुत सिंपल सवाल था। देखो, एक आदमी एक काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, तो 7 आदमी मिलकर इससे 7 गुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये सवाल है। तो हमने कहा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिंपल देखो, एक आदमी एक काम को एक दिन में कर रहा था, तो 7 आदमी 7 काम को 7 दिन में तो करेंगे, छोटी सी बात है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1 गुणा 1/1 बराबर 7 गुणा कितने आदमी, आपने कहा 7 गुना काम था इससे, तो 7 गुना काम हो गया, तो 7 गुना मैन अपॉन 7 गुना काम हो गया। इसको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 49/7 दैट इज 7। तो आपने 7 से 7 के मल्टीप्लाई किया, दैट इज वैल्यू 7। तो समय कितना लगेगा, 7। तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते, नहीं तो सीधा ऐसे भी कर सकते थे कि एक काम है एक दिन में एक आदमी करता, तो 7 काम 7 आदमी 7 दिन में करेंगे, दैट्स ओके। द राइट ऑप्शन इज 7 days। बढ़िया, अरे आपको तो एक्सपर्ट हो गए। एक और, चलो, एक वस्तु की लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 240 रुपए का अंतर है, समझते रहे ना। एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जो उसका सेलिंग प्राइस है, उन दोनों के बीच में 240 रुपए का डिफरेंस है। तदनुसार यदि उसने 20% का लाभ हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल है। एक वस्तु का लागत मूल्य दिया है, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस, उन दोनों का अंतर दे दिया है 240 रुपये। यदि उसने 20% का लाभ होता तो विक्रय मूल्य कितना है, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। उम्मीद है कि आप जवाब आसानी से देंगे। सी, 1240 रुपए। देखो, एक वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इन दोनों का अंतर 240, यही तो मतलब है। वो वस्तु का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में 240 का अंतर है, और ये जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है, क्या होता है, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट तो होता है, यानी प्रॉफिट जो है 240 रुपए का है। उसने कहा यदि उसे 20% का प्रॉफिट है, तो अगर हम 20% के प्रॉफिट की बात करते हैं तो 20% का प्रॉफिट 240 के बराबर है। तो उसने बोला तो विक्रय मूल्य कितना है, भाई विक्रय मूल्य कितना होगा, अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा भाई 120%। तो वो 120% का वैल्यू पूछ रहा, करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो 240 मल्टीप्लाई बाई 120 अपॉन 20, तो 20 से काटे 12 बार, और 12 बार 144, तो 1440 रुपये। कोई दिक्कत, डी इज नॉट द राइट आंसर। आप सवाल को समझने की कोशिश करें। मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए और क्लियरिटी आ जाए। एक वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 240 रुपये का अंतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये हमेशा मानते हैं कि किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर 20% का प्रॉफिट, उसने कहा 120%, ये तो मतलब है। उसने कहा इन दोनों का अंतर, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को रुपए में घटाया तो 240 आया, इन दोनों को घटाया तो 20 आया, यानी 20% का इसके बराबर ही 240 रुपये उसने क्वेश्चन में दिया है। तो मीनिंग तो यही हुआ ना कि भाई 20% का वैल्यू 240 के बराबर है। उसने आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, सेलिंग प्राइस पूछा है। अगर वो सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। अगर वो कॉस्ट प्राइस पूछता तो आपको 100% का वैल्यू निकालना होता। अगर आप सेलिंग प्राइस पूछ रहा तो 120% का वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या काम किया, उसने बोला विक्रय मूल्य कितना है, तो आपने 120% का वैल्यू यहाँ पर निकाला। तो इट विल गिव यू, देखो 240 मल्टीप्लाई बाई 120 अपॉन 20%। अब देखो 0 से 0 कट गया, और 12 दूनी 24, तो 12 में 12 की गुणा करेंगे 1440, दैट इज द राइट आंसर। अभी समझ में आया सबको? ऐसा कोई मेरा साथी जिसको क्लियर ना हो तो प्लीज़ लेट मी नो। समझ में आ गया है सबको, यस के नो? एक बार यस कर दें जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आपको समझ में आ चुका है। यस,
ओके, डन, ओके, आगे बढ़ें, एक सवाल और लिया जाए फिर तो। ओके, सब लोग रेडी हैं तो एक सवाल और ले लेते हैं और जानते हैं एक सवाल और क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% वार्षिक दर पर और एक बैंक से लेता है और दूसरा भाग 10% वार्षिक दर पर दूसरे बैंक से लेता है। वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपए वार्षिक का भुगतान करता है। तदनुसार उसके पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना रुपए में था? क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सिंपल सवाल है। 20 का, अरे क्या बात है आकांक्षा, ए बड़ा जल्दी 2500 रुपए, क्या बात है आकांक्षा। तो देखो, एक आदमी 10,000 रुपए का ऋण लेता है 8% पर और दूसरे से लेता है 10% पर, और वह दोनों बैंक से कुल ब्याज के रूप में 950 रुपए प्राप्त करता है। तो सवाल ये है कि भाई उसने जो बैंक से लिया था लोन, जो पहले बैंक से लिया था, यानी 8% पर जो लिया था, वो रुपया कितना था? समझते हैं सवाल को। अब देखो, सवाल को करने के दो तरीके हैं अगर आप चाहें तो। एक तो फार्मूला होता है कि 1/R1 माइनस R2 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी ईयर्स, दैट इज इंटरेस्ट, टोटल इतना प्राप्त हो। एक ही फार्मूले से बन जाती सब चीज, अपॉन T माइनस प्रॉफिट इंटू R2 जो दर थी, ये आप करेंगे। तो ये फार्मूला तो आप हमेशा भूल जाएंगे, ये आपको याद नहीं रहने वाला। ये मैं भी बता, आपको भी बता रही हूँ, मुझे भी पता है, क्योंकि इतने फार्मूले आप कहाँ तक याद करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, हमने एक काम देखा भाई, अगर मैं इसमें एलिगेशन लगाने की कोशिश करूँ, टोटल अमाउंट 10,000 रुपये, उसे एक 8% पर एक 10%, कुल ब्याज कितना मिला? 950 रुपये। अगर मैं कहूँ 950 रुपये कितने पर मिला है? आपने कहा 10,000 रुपये पर। परसेंटेज में इसको बदले तो 100 की गुणा, 2 जीरो 2 जीरो कट गए, अब 2 जीरो से यहाँ, यानी 9.5, यानी जो उसे कुल धन प्राप्त हुआ है 9.5% से मिला है। अगर वो दोनों बैंकों का एग्रीगेट देखे 10,000 पर जो टोटल अमाउंट प्राप्त हुआ है वो 9.5 की दर से हुआ। तो हमने क्या देखा? हमने देखा 8% पर एक धन था, 10% पर एक धन था, और दोनों पर देखा जाए तो 9.5% की दर थी जो इन दोनों में एग्रीगेट था। इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूं तो कितना आएगा? 1.5, इन दोनों का निकालूं तो 0.5। अब इनको मैं रेशो में कन्वर्ट करता हूँ, 5:1:3, यानी मतलब क्या हुआ? जो 8% पर धन था वो उस अमाउंट का 1 अनुपात था, और जो 10% पर धन था वो 3 रेशो में था। तो रेशो 1 और 3 का हो गया। तो 10,000 रुपए को 1:4 में बांट दो, तो 1:3 का मतलब कितना हुआ? 4। तो 4 अनुपात किसके बराबर? 10,000 के बराबर। तो 1 अनुपात किसके बराबर? आपने कहा 10,000 बटा 4, 2500 रुपये। तो यानी कुल मिलाकर क्या है कि उसने जो 8% पर धन दिया था वो 2500 था, और जो 10% पर दिया वो 7,500 था। सबको समझ में आया है? एलिगेशन कैसे लगाया है, क्लियर हुआ कि नहीं? तो ऐसे सवालों में ज़्यादा नहीं घबराने का, नहीं तो फॉर्मूले फंस जाओगे। तो ये बहुत इजी वे में करने की कोशिश करनी है, बस ये आपको अपने माइंड को वॉश करना है कि कैसे कैसे इन सवालों को हम आगे लेकर करें। आप बुक में देखेंगे तो देयर आर लॉट्स ऑफ वे इन डिफरेंट बुक, देयर आर डिफरेंट मेथड्स। कोई कहेगा कि फार्मूला यूज़ कर लो, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट विच फार्मूला इज सूटेबल फॉर दैट। सो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अभी यहाँ पर अगर आपको एलिगेशन लगाना आता है तो सवाल चुटकी में हो जाएगा। और शायद आकांक्षा ने इसको एलिगेशन से ही किया है, जब भी इतना फास्ट उन्होंने आंसर दिया है। बढ़िया। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखता हूँ, चलिए ये रहा। दिए गए आंकड़े के लिए बारंबारता 5 को टैली चिन्हों में निरूपित करता है। इनमें से कौन सा है जो टैली चिन्हों में निरूपित करता है 5 को? नहीं, जब टैली चिन्ह आप बनाते हो इनमें से कौन सा सही है जो टैली चिन्ह सही है? आकांक्षा, आई डोंट नो, एक्चुअली मेरा क्लास भी थोड़ा लेट शुरू हुआ था, हो सकता है वो वेट करके चले गए हों। एक्चुअली क्लास 4-5 पर शुरू हुआ था, कुछ टेक्निकल इशू थे इस वजह से। तो देखते हैं। अब देखो, जब भी आप टैली चिन्ह देखते हो बारंबार, तो जब स्टैट्स पढ़ते हो तो टैली चिन्ह को कैसे लगाते हैं? ऐसे तो करते हो 1 2 3 4, और जैसे 5वां तो उसको ऐसे काट देते हैं। अगर हमें सपोज लिखना है 15 14 लिखना है तो कैसे लिखेंगे?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4, तो ये 14 लिख गया। तो जब हम टैली चिन्हों का प्रयोग करते हैं, बारंबारता को यूज करते हैं, तो बारंबारता 4 नंबर तक तो सीधा चलता है, उसके बाद हम उसमें 5 को अलग से डिनोट करने के लिए क्रॉस में काट देते, जिससे कि हमें पता रहता है कि ये हमने 5 की काउंटिंग की। अब सीधा गिन लो कितना हो गया, 5 5 10 और 4 14, ऐसे। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन इज बी। ओके, एक और चलो। समीकरण x y बराबर -4 का ग्राफ एक रेखा होगी। अगर मैं आपसे बात करूं, एक समीकरण मैं आपके सामने बनाता हूं, तो मुझे बताइएगा कि y बराबर -4 का दिया हुआ है, तो ग्राफ की अगर मैं रेखा खींचूं तो वो कैसी होगी? x अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर, मूल बिंदु से गुजरेगी, इनमें से कोई नहीं। तो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y = -4 विल बी ए लाइन ऑफ व्हाट? तो देखते हैं आपका जवाब। y = -4 की मैं बात कर रहा हूं, तो उम्मीद है कि भाई मुझे जवाब मिलेगा। मैं आपको समझा भी देता हूँ सवाल कैसे हो सकता है। ये सवाल देखिए, ये इस तरह से होगा। पहले मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये हमारा एक एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स बार, दिस इज वाई बार। उसने कहा y बराबर -4, तो y एक्सिस नीचे की तरफ चलेगा -4, जैसे 1 2 3 4, और इसी जगह 1 2 3 4, ऐसे। तो y बराबर -4 की बात हो रही है, तो y बराबर -4 कहाँ आएगा? आपने कहा सर y बराबर -4 ये रहा, ऐसे। और ये कैसे चलेगा? ऐसे, क्योंकि x अक्ष पर ये कहीं नहीं काटेगा, तो y बराबर -4 सीधा निकल जाएगा, क्योंकि x अक्ष नहीं दिया है। इसलिए हमेशा अगर कोई भी एक वैल्यू आपको दी होती है, तो वो दूसरे वाले अक्ष के पैरेलल होती है, बिल्कुल। तो वो क्या आ जाएगी? x के समांतर। तो क्योंकि x अगर y = देता, तो वो रेखा ऐसे चली जाती सीधी, तो वो y x के समांतर होती। तो x बराबर 0 पर समीकरण है, y बराबर 0। अगर x का कोई समीकरण दिया है, x का कोई वैल्यू दिया और y का नहीं दिया, क्योंकि पॉइंट हमेशा x और y पर होते हैं, तो x और y जब दोनों वैल्यू मिलती हैं तो वो पॉइंट एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन नहीं तो समांतर चले जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज x के समानांतर। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा होता x बराबर -4, तब आंसर क्या होता? अगर वो बोलता है x बराबर -4 है, तो एक ग्राफ की रेखा कैसी बनती? तब वो y अक्ष के समांतर होती। क्लियर है? समझ में आ गया? पैरेलल टू दी y एक्सिस। बढ़िया, तो समझ में आया होगा। तो एक और सवाल ले लेते हैं, चलिए देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं कौन सी होंगी, ये आपको बताना है। उम्मीद है कि आप जल्दी से इसका आंसर देने की कृपा करेंगे। सवाल आपके सामने है और मैं देखता हूं जवाब क्या मिलेगा। लेट्स सी। क्या जवाब देने की होड़ लगी है यहाँ पर। सिंपल है और उम्मीद है कि आपका जवाब थोड़ा सा अच्छा आएगा। सवाल दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ। सवाल आपके समक्ष लिख दिया है मैंने, और प्रश्न भी आपके समक्ष है, बस आपको जवाब देने की थोड़ी सी आवश्यकता है। और उम्मीद से तो परे कुछ नहीं है, लेकिन उम्मीद पर टिका है दुनिया, और उम्मीद पर ही आपके जवाब है। तो 10 सेंटीमीटर की वृत्त का त्रिज्या, आप देखो, के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया। अब देखो 10 सेंटीमीटर का वृत्त है, मैं बना रहा हूँ, ये 10 सेंटीमीटर का वृत्त, एक वृत्त बना दिया। उसने कहा उसके अंदर समकोण त्रिभुज, याद रखना, जब भी किसी वृत्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज बनाया जाएगा, जो उसका कर्ण होगा ना, वो हमेशा हमेशा उसका जो कर्ण होगा, जो उस हाइपोटेन्यूस होगी उस त्रिभुज की, समकोण की, वो हमेशा वृत्त का व्यास होगी, हमेशा वृत्त का व्यास होगा वो, और ऐसा ट्रायंगल बनेगा, याद रहेगा। तो जो ये कर्ण है वो हमेशा क्या होगा? डायमीटर होगा उस वृत्त का। तो इसकी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, तो 10 इधर 10 इधर, तो यानी 10 सेंटीमीटर ये, 10 सेंटीमीटर ये, तो 20 सेंटीमीटर का बन गया वो। यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा, अब देखो वृत्त का व्यास दे दिया, त्रिभुज की एक भुजा है, आगे समझ में, ये वृत्त का व्यास जो है वो त्रिभुज की एक भुजा है, यानी जो वृत्त का व्यास कितना हो, 20 सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। और त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होगा? अगर ये ए है, ये बी है और ये सी, इन सबका टोटल, यानी अगर मैं तीनों को जोड़ूं, ए प्लस बी प्लस सी इज व्हाट? आपने कहा 48। क्लियर है? और एक भुजा उसने 20 बोली हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। तो आपके सामने दो इक्वेशन आपके सामने यहाँ पर बन जाती हैं। अब आपको दो तरीके हैं, अगर आपको ट्रायंगल देखना है तो अगर आपको बेसिक से करना यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग इजी, यू कैन डू वन थिंग, व्हाट यू कैन डू वन थिंग दैट आप 20 का स्क्वायर दिया ना ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि आप 12 12 में 144 सॉरी 256 144 256 को जोड़ोगे तो 400 400 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 20 मिल जाएगा। तो 12 16 20 का ट्रिपलेट आपको मिल सकता है, इट मे बी पॉसिबल। अगर आप इसको बेसिक से निकालेंगे तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट विद द बेसिक ऑल्सो, है ना। तो ये डिपेंडेंसी आप पर है कि आप सवाल को कैसे करेंगे। भाई अगर ये कर्ण है और ये समकोण त्रिभुज है तो सिंपल बात है ना कि कर्ण का वर्ग यानी 200 का 20 का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा। तो या तो दोनों भुजाएं रख लो, भाई तो 400 आना चाहिए इन दोनों भुजाओं का वर्ग होगी। तो देखो 13 का स्क्वायर 169, 225 ये तो कभी नहीं देगा ना, गलत हो गया। 14 14 तो कभी भी नहीं आएगा, 12 16 12 12 में 144 में 256 400 में, यानी यही ऑप्शन सही है। आप ऐसे भी चूज कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि सी का वैल्यू तो आपको पता है ना 20 है तो उधर भेज दिया, तो a प्लस बी बराबर 28। अब दो इक्वेशन आपके सामने, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आप सॉल्व कर लो। आपने ये तो मैंने ऑप्शन से बताया, इसको कैसे करेंगे, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, देन यू विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको a प्लस बी का 28 दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको पता है कितना है, आपने कहा कि सर ये तो हमें दिया है 20 का स्क्वायर, देन 2ab, देन आप निकाल। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा और लंबा हो जाएगा, तो हम क्यों प्रोसेस को बढ़ाएं जब हमें पता लग गया कि हमारा प्रॉपर्टी है। अब इसको तो आगे कर सकते हैं ना आराम से, 28 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, तो 28 माइनस के 20 8 और 28 प्लस का 20 48, 48 गुना 4 आप निकाल सकते हैं, और बी की मल्टीप्लाई। क्लियर है, समझ में आया। तो राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर सी। ये बेसिक तरीका बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे करना है, यू मस्ट यूज एडवांस वे टू डू दिस क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू। ओके वेरी गुड। एक और, राधिका ने 25,000 रुपये में कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। इन दोनों कार वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या है। सवाल आपके सामने है। राधिका ने एक कार ली 2.5 लाख रुपए की, उसने जो पहले साल देखी उसकी कीमत 10% गिर गई, अगले वर्ष में और 10% गिर गई, तो कुल मिलाकर बात ये आई कि उस कितनी परसेंट टोटल उसकी कीमत गिरी। ये आपका सवाल है। ओके okay, let's see what will be your right answer. Okay, starting we are doing the same, so let's see what will be your right answer. comments में कुछ आ रहा है। okay okay, तो यहाँ पर जवाब मिल रहे हैं आप लोगों के, ग्रेट। ओके लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। राधिका ने आंसर नहीं मिल रहा, मैं देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, कोई आंसर नहीं आ रहा। क्या बात है भाई, ऐसे में आंसर राधिका सिंपल देखो, ये कीमत है, उसने परसेंटेज में वैल्यू पूछा है, तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं कि मैं कीमत के अकॉर्डिंग निकालूं या किसके, देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड। लुक लाइक दिस, यू कैन डू इजीली वन थिंग। भाई सिंपल देखो, अगर मैं इस पर इफेक्टिव परसेंटेज लगाता हूँ, मैंने शायद आपको बताया अभी इफेक्टिव परसेंटेज के बारे में, तो अगर वस्तु की कीमत कम होती है तो हम नेगेटिव वैल्यू को यूज करते हैं, दैट इज ना 10%। तो यानी ए का वैल्यू कितना है, -10, और बी का वैल्यू कितना है, दूसरे साल में कितनी गिरावट हुई, लगातार 2 गिरावट हुई,
तो इसका वैल्यू -12 है। दोनों को पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है? हेलो अनिल, कैसे हैं आप? a + b + ab/100। तो -10 -12 माइनस प्लस 10 × 12/100। तो व्हाट इज इट? आपने कहा -12 और 10 22 और प्लस का 0 0 1.2। तो उसमें घटा कितना बचा? आपने कहा 20.8 माइनस का। तो यानी टोटल डिक्रीमेंट कितना है? दैट इज 20.8। अभी याद रहेगा, अब तो नहीं भूलोगे। दैट इज 20.8 इज द टोटल थिंग विच यू आर सपोज टू डू। क्लियर? गॉट इट? तो आपको सवालों को देख के घबराना नहीं, डरना नहीं है कितने सवाल कैसे हो रहे हैं, गड़बड़ हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना। ये बहुत इजी है। यू कैन इजीली कैलकुलेट एंड यू कैन इजीली डू दिस टास्क। 20.8 बहुत बढ़िया। उम्मीद के साथ साथ आपके जवाब अच्छे आ रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। ऐसे ही करते रहो, बढ़ते रहो आगे और सवालों को ढूंढते रहो, तो ये आपको बहुत जल्दी जवाब दे जाएंगे। वेरी नाइस। ओके, तो बढ़े आगे। नेक्स्ट सवाल की बात अब तो समझ में आ गया होगा ना सभी लोगों को। ओके, सो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, 6x² + 5x + 1 = 0 के मूलों के मूलों वाला समीकरण है। यानी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² + 5x + 1। द इक्वेशन विद इनवर्स रूट इज। इसके इनवर्स रूट की इक्वेशन क्या होगी? ये सवाल आपके सामने है और देखता हूँ इसका जवाब कौन देगा मुझे। यस, नो 20.8 इट्स बी। ना देखो, जब आप मूलों का यानी रूट जो होते हैं, रूट्स को निकालते, दे आर 2 रूट्स। रूट कौन से होते हैं? एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। अगर हम मूलों के योग की बात करते हैं तो -b/a होता है, और अगर मूलों के जोड़ की बात करते हैं, बीटा की बात करते हैं, इट ऑलवेज बी c/a। ऐसे होता है ये। तो अगर -b/a की बात करते हैं तो -5/6। अगर हम इसकी बात करते हैं c/a की तो क्या हो जाएगा? 1/6। तो ये आपके दो मूल आपको प्राप्त होंगे। ठीक है ना? इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है x² + मूलों का योग इंटू मूलों का गुणा। ओके, 26 का बी नहीं होगा, बी नहीं होगा। द राइट आंसर विल बी x² + 5x + 6 = 0। तो मूलों का व्युत्क्रम, आपको मूल भी निकालने, उनका इनवर्स भी करना है। और व्युत्क्रम अगर मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा? 6/5। ये हो जाएगा 6। तो यानी लास्ट में 6 आएगा। बस इसी से आप कर सकते थे कैलकुलेट। भाई ये तो हमने मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाला। अगर मैं इनका उल्टा कर दूं, व्युत्क्रम में तो अपोजिट, तो भाई इनका अपोजिट हो जाएगा। देन यू विल गेट द आंसर लुक लाइक दिस। तो लास्ट में ये जो लास्ट वाला जो बनेगा सी, वो 6 बनेगा और वही यही आंसर है। क्लियर? ठीक है ना? बढ़िया। चलो एक और। 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपए खर्च किए। उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपए खर्च किए हों तो लड़कियों का औसत खर्च कितना था? हाँ बिल्कुल सही है सचिन। अगर 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां, उन्होंने औसतन 120 रुपए खर्च किए, तो सवाल है तो लड़कियों का औसत खर्च कितना था, ये आपको बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका सवाल मुझे बहुत अच्छे से मिलेगा और इसको आप आसानी से करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस। ओके, देखो 4 लड़के और 3 लड़की, टोटल कितना हुआ? 7 बच्चे। टोटल 4 लड़के और 3 लड़कियों का जो टोटल औसतन खर्च था वो 120 रुपये था।
यदि लड़कों ने औसतन 150, अब देखो लड़कों को 4 लड़कों को अलग निकाल दो, अगर 7 बच्चों का देखे 4 और 3 7, उनका औसतन कितना 120 रुपये है, तो टोटल खर्च कितना हुआ 840 रुपये। ये तो होगा भाई 4 लड़के और 3 लड़कियों का जो औसतन खर्च था 120 रुपये था, तो टोटल 7 बच्चे हुए, 7 बच्चों का औसत 120 है, टोटल कितना हुआ, आपने कहा 12 7 84। उसने कहा यदि लड़कों का औसतन, लड़के कितने थे 4, उनका औसत 150 था, तो टोटल कितना हो गया, आपने कहा 150 मल्टीप्लाई बाय 4 600। तो लड़कियों का औसतन खर्च कितना था, अब देखो लड़कों और लड़कियों का टोटल 840 है, सिर्फ लड़कों का 600 है, तो लड़कियों का टोटल कितना बचा, आपने कहा 240, क्योंकि लड़कियां थी 3, तो 240 3 लड़कियों का था, औसत निकाले तो क्या हो जाएगा 3 8 24, दैट इज 80। क्लियर, एनी डाउट? सवाल आप बस आसानी से करते चले जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन ये करना आपको होगा, कोई और नहीं, बस आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, देन यू विल गेट द आंसर्स। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? बहुत बढ़िया, यानी आप लोगों ने एकदम समझ लिया है चीज़ को, तरीके से समझ लिया है, दैट्स वेरी नाइस। और मुझे यही उम्मीद थी कि आप लगातार सवालों को समझेंगे और अपने उत्तर तेज़ी से करेंगे। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों का यहाँ से मुझे मिला, दैट्स वेरी नाइस। 80 क्लियर है सबका? तो ऐसे सवालों से घबराने का नहीं, कभी भी घबराने का नहीं, डरने का नहीं, घबराने का नहीं, आगे सवाल करने का। और एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और देखते हैं तब तक आपका जवाब क्या मिलता है। एक और सवाल आपके लिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। 3 संख्याओं का योग 58 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 4:9 है, और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। पहली और तीसरी संख्या का योग कितना है? 3 संख्याओं का योग दे दिया 58 है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 का है, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 9:16 है, तो पहली और तीसरी संख्या का ऐड बताओ कितना होगा। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद है, और उम्मीद पर तो सब कायम, हम भी कायम है, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके, तो उम्मीद है तो कायम है सब दुनिया। तो देखते हैं भाई आपका जवाब। ओके, उम्मीद सवाल पर टिकी हैं निगाहें और जवाब नहीं मिल रहा है। चलो देख लेते हैं निगाहों पर। देखो 3 संख्याओं का योग 58, यानी अगर आप तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं a + b + c = 58 है, ठीक है। उसने कहा पहली, यानी अगर पहली संख्या a/b, वो कितना अनुपात में है? उसने कहा 4:9 में। और तीसरी और दूसरी क्या है? b/c। b कितना है? b/c कितना है? 9:16। तो टोटल अनुपात कितना हुआ? आपने कहा ऐसे कि 4:9:16, यही तो है। तो उसने बोला है पहली और तीसरी संख्या, अगर हम बात करते 16 और 9 25 और 4 29, तो टोटल अनुपात कितना? 29 है। 29 अनुपात किसके बराबर? 58 के बराबर है। तो भाई एक अनुपात किसके बराबर? आपने कहा 58 में 29 का डिवाइड कर दो, तो कितना हुआ? आपने कहा 2। तो एक अनुपात का वैल्यू 2 के बराबर है। उसने बोला पहली और तीसरी संख्या का योग, तो 16 और 4 कितने होते हैं? आपने कहा 20। भाई 16 पहला बात और 4 20, टोटल 20 तो हुआ टोटल का योग, वो अनुपात में है। लेकिन एक अनुपात का वैल्यू तो 2 है, तो 2 की गुणा कर दें, तो टोटल पहली और आखिरी, प्रथम और तीसरी संख्या का योग 40 है। क्लियर है? बात समझ में आ गई भाई? ऐसा कोई मेरे साथी जिसको बात समझ में ना आई हो तो प्लीज़ मुझे बताए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बताते रहा करो आप। इज इट क्लियर नाउ? यस, इज इट क्लियर? ओके,
आगे बढ़े, अब उम्मीद चली है आगे की, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है नेक्स्ट। इज इट क्लियर नाउ? यस, ओके डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। ओके, त्रिभुज एबीसी का शीर्ष कोण ए 90 डिग्री का है, बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि ए बी बराबर 24 मिलीमीटर है और ए सी बराबर 7 मिलीमीटर है, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, तेजी से देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष कोण जो ए है वो 90 डिग्री का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी सी की लंबाई आपको बतानी है, जबकि ए सी की लंबाई आपको दी है और ए बी की लंबाई आपको दी है, तो मुझे उम्मीद है आप इसको बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सवाल है, बस समझने की ज़रूरत है। देखो ज़रा, मैं करूँ कोशिश समझाने की, अगर आप कहेंगे तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। देखो समझो, ये एक ट्राइंगल है ऐसा, उसने बोला ये एक ट्राइंगल है ऐसे वाला, ऐसे, ठीक है ना। ये अब मैं तो ऐसे बना के बताया, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे। फॉर एग्जांपल ये ए है, इसका वैल्यू 90 डिग्री है, ये बी है और ये सी है। उसने बोला बी सी की लंबाई बतानी है, जबकि ए बी 24 है, ए सी कितना है, उसने बोला जी ए सी जो है वो 7 है, इस बी सी की लंबाई बता दो। तो शायद आपको ट्रिपलेट याद आ जाए, समकोण त्रिभुजी तो है, तो शायद आपको याद आए 7, 24 और 25 का तो ट्रिपलेट होता है। ना याद आए तो यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो आपने क्या देखा, तो भाई आपको दो भुजाएं दी हैं, बीसी के बारे में पूछ रहा है, तो क्योंकि 90 कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो बीसी का स्क्वायर क्या हुआ, आपने कहा ए बी का स्क्वायर जमा ए सी का स्क्वायर। तो देखो तो भाई कितना हुआ, आपने कहा 24 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर। तो आपने सवाल का 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 49, आपने कहा 625 हो गया, 625 का वर्गमूल निकाला तो आपने कहा सर 25 आंसर आया। तो राइट ऑप्शन 25, दैट इज बी। क्लियर है, समझ में आ गया? अरे वाह, बहुत बढ़िया, आप सब लोग अच्छे से समझ रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस एंड सो नाइस ऑफ यू। आपके जवाब बहुत अच्छे से आ रहे हैं और इसी तरह से उम्मीद है कि लगातार ये आते रहेंगे और आपके सवाल हमारे साथ मिलते रहेंगे। तो दोस्तों एक और सवाल लेते हैं, 30वां सवाल आपके सामने। एक 12 सेंटीमीटर वाला एक व्यास है और उसमें गियर की बात हो रही है, तो उस गियर की बात करते हैं और सवाल को शुरू करते हैं। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गियर 18 सेंटीमीटर व्यास वाले दूसरे गियर को घुमा रहा है। यदि छोटे गियर के 42 चक्र हो जाएं तो बड़े गियर के कितने चक्र होंगे? यानी आप जैसे गरारी होती है ना, गरारी वो इतनी घूमेगी तो आगे वाली कितने चक्कर लगाएगी, ये सवाल है आपके सामने। उम्मीद है तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। चक्कर कितने होंगे, बड़ा सिंपल सवाल है, इसका फॉर्मूला शायद आपको पता नहीं होगा। यानी ये ऐसे है कि एक तो ये गियर है ऐसा वाला, इसमें दूसरा वाला एक फंसा इस तरह का, तो जब ये घूमता है तो ये जितने चक्कर लगा ये वाला कितने चक्कर लगाएगा, ऐसे पूछा है। तो मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या करते हैं। दोनों का व्यास दिया है तो हम क्या करते हैं कि जो सबसे पहले गियर का व्यास है, नहीं पहला गियर का व्यास अपॉन दूसरे गियर का व्यास जिसको घुमा रहा है, उसका रेशो निकाला आपने और कुल चक्रों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? तो पहले का कितना था 12, दूसरे वाले कितना था 18 और चक्कर कितने लगाने थे 42। तो डिवाइड करें इसको, चलो 6 × 3 = 18, 6 × 2 = 12 और 14 × 3 = 42, 14 × 2 = 28। तो टोटल में अगर वो अगर ये 40 चक्कर 42 चक्कर लगा तो दूसरा वाला 28 चक्कर लगाएगा। ये सवाल वही है, सिर्फ मैंने रेशो निकाला है, पहले का रेशो बटे दूसरे का, दोनों को डिवाइड किया तो रेशो निकलेगा कि वो कितना घूमेगा पहले वाले के रेस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई आप कर देंगे टोटल चक्कर कितने लगाए उनकी, तो आपको मिल जाएगा आंसर, दैट इज 28 और यही सही जवाब है। क्लियर है?
होप सो आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो भाई जल्दी से लाइक वाइक कर दो और चैनल को और वीडियो को सबसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे बढ़ा दो दोस्तों के पास, जिससे कि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि सवाल उनके धराधार बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा और सब दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी को जुड़ने का। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच आपका जुड़ने का। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से स्वस्थ रहें।